હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રનો પાઠ 6 તૂફાનો કી ઓર ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના સમજ મેળવશું. તો ચાલો જોઈએ પાઠ તૂફાનો કી ઓર ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. અભ્યાસ પ્રશ્ન 1, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કીજીએ. એટલે કે વાંચવાનું છે શબ્દો તૂફાન, સિંધુ, યૌવન, હૃદય, અંધડ, મિટ્ટી, સ્પંદન. तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी અને સ્પંદન. આવી રીતે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવાનું છે. प्रश्न 2, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों तूफानी को और ना काव्यનું સમૂહગાન કરશું. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल 1, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जवाब, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है. कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है. कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है. जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है. उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो. सवाल 2, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है. कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो. सवाल 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? जवाब, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए. शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए. सवाल नंबर 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? जवाब, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है. ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है. प्रश्न 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. किताबें कुछ कहना चाहती है. किताबों में चिड़िया चहचहाती है. किताबों में खेतियाँ लहलहाती है. किताबों में झरने गुनगुनाते हैं. परियों के किस्से सुनाती है. किताबों में रॉकेट का राज है. किताबों में साइंस की आवाज़ है. किताबों का कितना बड़ा संसार है. किताबों में ज्ञान की भरमार है. क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है. હવે આપણે આ કવિતાના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપશું. प्रश्न 1, प्रश्न के उचित विकल्प पर साचू का निशान कीजिए. प्रश्न 1, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए. क, किताबों में कौन चहचहाता है? तोता, मोर, चिड़िया. तो एनो साचो जवाब छे चिड़िया. ख, किताबें किसके किस्से सुनाती है? विकल्पो જોઈએ. राजा, परिया, किसान. તેનો સાચો જવાબ છે परिया. किताबें परिया की कहानियाँ सुनाती है. किससे એટલે કે कहानियाँ.
ग किताबों में किसके लहलहाने की बात है? ऑप्शंस ખેતિયા, ઝરણે, બાગ. તેનો સાચો જવાબ આવશે ખેતિયા. किताबों में खेतिया लहलहाने की बात है. सवाल नंबर 2. नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે એના વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. પહેલું, પરિયા સ્વર્ગ में रहती है. બીજું, કિસ્સાનું વાક્ય, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया. तीजू, संसारનું वाक्य लख्યું, उद्यम में आपके संसार में 4 चांद लगा जाएंगे. चौथू, मेले में खिलौनों की भरमार थी. तीजो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल नंबर 1. किताबों में क्या क्या है? जवाब, किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइज की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है. सवाल नंबर 2. हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? जवाब, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है. किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए. सवाल नंबर 3. किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जवाब, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है. विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है. धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है. हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है. सवाल नंबर 4. इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए. किताबें. प्रश्न 5. चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए. અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યું છે અને એના શબ્દો આપેલા છે, સુબહ, ઘર, મેલા, ખિલોને વાલા. એના આધારે એક વાર્તા લખવાની છે. ચાલો લખીએ. अन्य शब्दों पण आपेला छे. ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा अने बाग. चलो हवे वार्ता लखवानी शुरुआत करिए. भोलू नाम का एक लड़का था. नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था. एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया. साथ में उसका बड़ा भाई भी था. मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे. कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे. भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा. उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा. बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे. मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था. रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरे होने पर मुझे मत जगाना. मुर्गा बांग देगा तो मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा. माँ मुस्कुराई और चुप रही. सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया. भोलू बहुत देर से उठा. उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है. भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई. प्रश्न 6. आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए. तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા ગામમાં પૂર આવ્યું હોય તો એ પૂર સમયે તમે ગામ મૂકીને બીજે જતા રહેશો કે પછી
ગામના લોકોની મદદ કરશો. વિચાર કરીને લખી શકો છો કારણ સાથે. હું અહીંયા લખું છું, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूँगा. गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है. आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है. मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूँगा. मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा. उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूँगा. प्रश्न 7. नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलू, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है. ईमानदारी, ईमानदारी એટલે કે ईमानदार. यह ईमानदार व्यक्ति है. तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વાક્ય આપ્યા હોય એમાં જે રેખાંકિત કરેલો શબ્દ વિશેષણનો વાક્ય બનાવવાનું છે. બીજું, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी. अमीरी જે વિશેષણ શબ્દ છે, अमीरी એટલે કે अमीर. वाक्य, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं. सवाल नंबर 3. हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है. ऊंचाई, ऊंचाई એટલે કે ऊंचा. वाक्य, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है. सवाल नंबर 4. लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी. वीरता, वीरता એટલે કે વીર. वाक्य, शिवाजी वीर पुरुष थे. सवाल नंबर 5. दूसरों की बुराई करना पाप है. बुराई, बुराई એટલે કે बुरा. हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए. प्रश्न 8. निम्नलिखित कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીંયા કહેવત આપી છે, ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ કો ડાંટે, એનો વાક્ય પ્રયોગ લખવાનો છે. ચાલો લખીએ. गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो. अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. सवाल नंबर 2. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. वाक्य, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते. तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी की निकाल दिया जाए. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. तीजू, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. वाक्य, रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी. 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. चौथो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. वाक्य, राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था. उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल नंबर 1. कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है. जवाब, कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है. उसने कभी हार नहीं मानी. वह थकना नहीं जानता. जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है. न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की. अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं. इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है.
सवाल नंबर 2, जवार कहाँ कहाँ उठा है? तो एनो जवाब, एक और समुद्र में जवार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का जवार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन 2 स्थानों पर जवार उठा है। सवाल नंबर 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? जवाब, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र में लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। सवाल नंबर 4, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? जवाब, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। सवाल नंबर 5, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? जवाब, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। प्रश्न 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। અહીંયા આ કવિતાનો ભાવાર્થ તમારે તમારા શબ્દોમાં લખવાનો છે। આવી રીતે લખી શકાય। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।